भारत की बैंकिंग व्यवस्था पिछले एक दशक से एक ही सवाल में उलझी है, किसका पैसा डूब रहा है और किसके लिए सिस्टम हमेशा तैयार खड़ा है। 2014 से 2025 तक बैंकों ने लाखों करोड़ रुपए के कॉरपोरेट कर्ज राइट ऑफ कर दिए। गरीब किसान के 5 लाख के कर्ज पर नोटिस चिपका दिया जाता है, लेकिन बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ पर अदालतों और मंत्रालयों की चुप्पी छा जाती है। जनता का टैक्स बैंकों के घाटे को भरता है और डिफॉल्टर कहलाने वाले कॉरपोरेट नए बिजनेस में उतर जाते हैं। यही है उस दौर की असली तस्वीर जिसमें बैंकिंग का भरोसा दरक गया और लूट को नियमों का जामा पहना दिया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। भारत की बैंकिंग प्रणाली का सबसे बड़ा दर्द यह है कि 2014 से 2025 तक उसने कॉरपोरेट जगत के डिफ़ॉल्ट और लोन माफ़ी के नाम पर इतना बड़ा घाटा झेला कि यह सीधे करदाता और आम जनता की जेब से निकला। इस पूरे दौर में किसानों के चंद लाखों के कर्ज की तुलना में बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ के कर्ज को आसानी से राइट ऑफ कर दिया गया। बैंकिंग व्यवस्था को जनता के भरोसे और टैक्स के पैसे पर टिकाकर कुछ एक कॉरपोरेट घरानों को इतना बड़ा खेल खेलने का अवसर दिया गया कि आज तक उसकी गूंज संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनाई देती है। इन 11 वर्षों की असली कहानी डिफ़ॉल्टर्स की सूची से शुरू होती है। सबसे ऊपर नाम आता है मेहुल चौकसी और उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स का, जिसने अकेले बैंकों को 8,516 करोड़ रुपए का चूना लगाया। यही नहीं, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में टॉप 50 विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट भी पेश की गई, जिसमें गीतांजलि जेम्स, एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग, REI एग्रो और ABG शिपयार्ड जैसे नाम शामिल हैं। इन पर कुल 87,295 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। यह वह रकम है जिसे जनता की जमा पूंजी से दिए गए कर्ज के तौर पर बांटा गया और बाद में बैंकों की बैलेंस शीट से चुपचाप राइट ऑफ करके निकाल दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की RTI रिपोर्ट की माने तो भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड ने मार्च 2019 तक 41,400 करोड़ रुपए का डिफ़ॉल्ट किया और एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड ने 69,360 करोड़ रुपए का। दिसंबर 2024 तक भी स्थिति यह रही कि 29 कॉरपोरेट संस्थाएं ऐसी हैं जिनका NPA 1,000 करोड़ से ऊपर है और कुल बकाया 61,027 करोड़ रुपए तक पहुंचा हुआ है। टॉप 10 विलफुल डिफॉल्टर्स ने अकेले 43,525 करोड़ का कर्ज नहीं लौटाया और टॉप 50 का आंकड़ा 87,295 करोड़ तक पहुंच गया। यह सब मिलाकर 2014 से 2025 के बीच बैंकों ने कुल 16.35 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया, जिनमें से आधे से अधिक कॉरपोरेट लोन थे। यानी आम आदमी बैंक में पैसे रखे, बैंक ने उन्हीं पैसों को कॉरपोरेट्स को कर्ज के रूप में दिया, कॉरपोरेट ने पैसा हड़प लिया, बैंक ने राइट ऑफ कर दिया और सरकार ने रिकैपिटलाइजेशन के नाम पर टैक्स पेयर्स की जेब से पैसा डालकर बैंक का घाटा पूरा कर दिया। यह पूरा चक्र सबसे संगठित वित्तीय लूट की तस्वीर है, जिसे कभी घोटाला नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह घोटाले से भी बड़ा अपराध है। अब इस कहानी को अगर एक चेहरा देना हो तो उसमें अनिल अंबानी का नाम सबसे आगे आता है। 2010 तक जिनके साम्राज्य को रिलायंस ग्रुप का भविष्य कहा जाता था, वही अनिल अंबानी 2018 से 2025 तक बैंकों और अदालतों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बने। रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम को मई 2018 में NCLT ने दिवालिया प्रक्रिया में डाल दिया। कंपनी पर लगभग 49,000 करोड़ रुपए का बकाया था। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने 2020 में करीब 23,000 करोड़ रुपए के समाधान पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें UV एसेट रिकंस्ट्रक्शंस और जियो को कुछ असेट सौंपने का प्रस्ताव था, लेकिन डॉट और AGR विवादों के चलते यह अमल ठप पड़ा रहा। 2022 में इसकी सब्सिडी रिलायंस इंफ्राटेल का 3,720 करोड़ रुपए का रेजुलेशन मंजूर हुआ, लेकिन बाकी मामला 2025 तक खिंचता रहा। इसी दौरान जुलाई अगस्त 2025 में SBI और बैंक ऑफ इंडिया ने आरकॉम के खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया और CBI ने 2,929 करोड़ रुपए के कथित बैंक फ्रॉड की FIR दर्ज की। रिलायंस कैपिटल का हाल भी अलग नहीं रहा। 2021 में RBI ने इसे IBC में भेजा और फरवरी 2024 में NCLT ने हिंदुजा समूह की योजना को मंजूरी दी। कुल एडमिटेड दावे थे 26,086 करोड़ रुपए, जबकि बैंकों को वसूली के लिए मात्र 9,661 करोड़ रुपए ही मिले। इसका मतलब है लगभग 63% का हेयर कट।
रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग, जिसे पहले पिपावाव डिफेंस के नाम से जाना जाता था, जनवरी 2020 में आईबीसी में गई। दिसंबर 2022 में स्वान एनर्जी और हेजल मर्केटाइल की 2040 करोड़ रुपए की योजना मंजूर हुई, लेकिन इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू केवल 1218 करोड़ रुपए रहा और वह भी किस्तों में 5 साल में चुकाया जाना है। यानी यह भी बैंकों के लिए भारी नुकसान वाला सौदा साबित हुआ। रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस होम फाइनेंस दोनों ही मामलों में आत्म इन्वेस्टमेंट की योजनाएं लागू हुई। आरसीएफएल पर लगभग 9017 करोड़ रुपए का बकाया था, लेकिन बैंकों को मात्र 2207 करोड़ रुपए मिले। आरएचएफएल में भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में योजना लागू हुई और करीब 3100 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। दोनों मामलों में बैंकों को 70 से 75% तक का नुकसान उठाना पड़ा। इसी बीच रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर पर भी संकट गहराया। जून 2025 में आईडीबीआई ट्रस्टी के आवेदन पर एनसीएलटी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिवाला प्रक्रिया में डाल दिया। कंपनी ने इसका विरोध किया और कहा कि भुगतान पहले ही हो चुका है, लेकिन आदेश आने के बाद शेयर बाजार में रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर दोनों के शेयर गिरे। सबसे दिलचस्प मामला अनिल अंबानी की व्यक्तिगत गारंटी का है। एसबीआई ने 2018 से 2020 के बीच करीब 1385 से 1700 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए एनसीएलटी में व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया की मांग की, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी एसबीआई की याचिका खारिज कर दी। जुलाई 2025 में एनसीएलटी ने इस केस में नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नियुक्त किया, जिससे संकेत मिलता है कि मामला अभी भी जिंदा है और आगे बढ़ सकता है। इन सभी मामलों में पैटर्न एक जैसा है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स पर हजारों करोड़ के दावे बने, लेकिन समाधान में बैंकों को केवल 20 से 40% ही वसूली मिली। रिलायंस कैपिटल में 63% का हेयर कट, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और होम फाइनेंस में 70 से 75% का हेयर कट। रिलायंस नेवल में लंबी किस्तों के बावजूद ऊंचा हेयर कट और आरकाम में अब तक कोई अंतिम समाधान नहीं हुआ। यानी कुल मिलाकर यह साफ है कि 2014 से 2025 के बीच अनिल अंबानी समूह के मामलों में बैंकों को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। कानून बराबर है पर अमल बराबर नहीं। छोटे किसान या दुकानदार के 5 लाख रुपए के कर्ज पर बैंक नीलामी का डंडा चलता है, लेकिन कॉरपोरेट्स के हजारों करोड़ बैंकों के बैलेंस शीट पर चुपचाप राइट ऑफ कर दिए जाते हैं। आज स्थिति यह है कि कॉरपोरेट डिफॉल्ट भारतीय बैंकिंग का सबसे बड़ा रोग है। आईबीसी और रेरा जैसे कानूनों के बावजूद औसतन वसूली 30 से 35% से ज़्यादा नहीं है। इसका सीधा असर यह है कि जनता का पैसा डूब जाता है और सरकार बैंकों को टैक्स से पैसे से बचाती है। यही सबसे बड़ा सच है कि यह खेल घोटाले से भी बड़ा है, क्योंकि इसमें अपराधी को अपराधी तक नहीं कहा जाता, बल्कि उसे डिफॉल्टर कहकर सुरक्षित शब्दावली दी जाती है। 2014 से 2025 तक की यह कहानी लोकतंत्र और व्यवस्था दोनों पर धब्बा है। यह दिखाती है कि बैंकिंग व्यवस्था आम जनता के खून पसीने की कमाई से खड़ी है, लेकिन उसी जनता को सबसे बड़े नुकसान का बोझ उठाना पड़ रहा है। कॉरपोरेट्स के हजारों करोड़ के राइट ऑफ को अलग साफ शब्दों में कहा जाए तो यह देश की सबसे बड़ी संगठित लूट है। इस पर विचार करिएगा और सही लगे तो आगे बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत।